नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने पाठ 1 पढ़ा है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि गृह विज्ञान क्या है, उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये भी हमने जाना था। किस किस प्रकार से उसकी शाखाएं होती हैं और क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब चीज़ें हमने जानी थी। आज हम पाठ 2 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है भोजन और उसके पोषक तत्व। तो जब पहले मैंने पाठ्यक्रम में आपसे बात की थी, तो पहले जब पाठ्यक्रम की बात की थी तो उसमें जो इकाई थी भोजन वाली, उसका ये पहला पाठ है, ठीक है ना। तो पाठ 2 है भोजन और उसके पोषक तत्व। भोजन क्या है, भोजन हम किस प्रकार से भोजन करते हैं, उसके अंदर क्या पोषक तत्व हमको मिलते हैं, जो जो हमको जैसे आप मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपने कल भोजन में क्या खाया था, आप याद करके बताइए, ठीक है ना। तो आपने कल जिन भी खाद्य पदार्थों का सेवन किया था, एक तालिका आपकी किताब में दी गई है, उस तालिका में आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो अगर या फिर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने भोजन में बहुत सारे प्रकार के खाद्य पदार्थों का, खाने की चीज़ों का, खाने की वस्तुओं का सेवन करते हैं। आपको डिफरेंट टाइप के जो भोजन के पदार्थ हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आपका शरीर मांगता है अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ें या खाने के जो पदार्थ हैं वो। तो ये आवश्यकता क्यों होती है? ये जो भोजन के पदार्थ आप खाते हो, इनके अंदर क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, वो किन तत्वों से बने होते हैं, ठीक है ना। और इन जो खाना हम खा रहे हैं, इससे हमारे शरीर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। हम लोग जो इस पाठ में सीखेंगे वो इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना, कि तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। फिर वो तत्व किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर के विकास में, ठीक है ना, विकास की बात जब हम करते हैं तो शरीर का विकास धीरे धीरे होता है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, अगर हम वयस्क हो गए या एडल्ट हो गए तो उसके बाद हमारे शरीर का विकास नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे शरीर हमारा विकास करता है, ठीक है ना। और हमको हमेशा पोषक तत्वों की आवश्यकता इसलिए रहती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे शरीर के विकास के लिए वो चीज़ें आवश्यक हो। वो विकास ज़रूरी नहीं केवल शारीरिक रूप से हो, ठीक है ना, कि हमारी लंबाई बढ़े या ऊंचाई बढ़े। वो हमारे बौद्धिक क्षमता जो है, जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए भी चीज़ें, पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। तो भोजन क्या करता है, भोजन की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उससे पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना हमारा, और ये है हमारा इंस्टाग्राम ID। इस पर आप हमारे से जो भी कुछ समझ में आपको नहीं आता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो भोजन तथा स्वस्थ जीवन में इसका महत्व, तो इसकी बात हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यही आता है आपके इस पार्ट में। तो भोजन क्या करता है? भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है, ठीक है ना। तृप्त का मतलब होता है बुझाना, ठीक है ना। हमारी भूख को भोजन शांत करता है और साथ साथ हमारी भूख को तृप्त करने के साथ साथ ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है हमारे? क्योंकि हमको बहुत सारे कार्य अपने दिन प्रतिदिन में करने होते हैं। तो इन कामों को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमको कौन प्रदान करता है? वो हमको भोजन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो जैसे आप कभी अपने मित्र के घर में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं आप? तो वो वहाँ पर आपका स्वागत होता है, आपका आतिथ्य सत्कार होता है, तो आपको कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रकार के व्यंजन इस चित्र में दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार भोजन जो है वो सामाजिक प्रयोजनों को भी पूरा करता है। भोजन की सहायता से बहुत सारे सामाजिक प्रयोजन जो होते हैं, जैसे फंक्शंस हैं, पार्टीज़ हैं, रिसेप्शंस हैं, ठीक है ना। आप कभी भी कोई आपके यहाँ समारोह होता है तो उसमें आप अतिथियों को क्या खिलाते हो? भोजन खिलाते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उनको पूरा लंच या डिनर कराओगे, हो सकता है आप उनको ब्रेकफास्ट दो, ठीक है ना। तो या फिर शाम के समय कुछ खिलाओ, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ खिला पिला कर ही आप पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप अपने घर से दूर होते हो, ठीक है ना, तो आपको अपने घर के खाने की याद आती है। हालांकि वहाँ पर आपको खाने को भोजन तो मिल ही रहा होगा जहाँ पर आप हो, लेकिन आपको घर के खाने की याद आई है,
ठीक है ना। तो घर के खाने की याद आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भोजन आपको एक मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ना केवल वो भूख को शांत करता है, बल्कि आपको अच्छा महसूस करने और बहुत सारे जो अवसर हैं, जो बहुत सारे त्यौहार हैं, उनको मनाने के लिए भी आप भोजन का सेवन करते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भोजन विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। तो ये कौन कौन से काम होते हैं जो भोजन के माध्यम से हम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो भोजन के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? भोजन के विभिन्न कार्य हैं। पहला कार्य है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, चाहे वो एक मिस्त्री हो, ठीक है ना, एक प्लम्बर हो, ठीक है, या फिर आप कहीं खेल कूद करें, ठीक है, या नाचे गाएं, तो उन सब कामों के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और ये ऊर्जा हमको कौन प्रदान करता है? ये ऊर्जा हमको भोजन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एक काम हो गया, भोजन का सबसे पहला काम हो गया हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा काम है, भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। अब आप सोचेंगे ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आपका शरीर होता है, शरीर बहुत छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिनको कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, और ऊतकों से मिलकर बनता है हमारा पूरा शरीर, ठीक है। इसमें बीच में मांसपेशियां भी आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊतक है हमारी छोटा एक पोर्शन है, ठीक है ना, जिसको कि जोड़ के हमारा शरीर पूरा बना है। तो उन ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में भी भोजन की सहायता से मदद मिलती है, ठीक है ना। तो भोजन की सहायता से जो ऊतक मैंने आपको दिखा रखा है, इसके निर्माण और विकास में सहायता मिलती है। अगला कार्य है, भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये रोगों से लड़ने वाली शक्ति क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना। आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो आपने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कहाँ से मिलती है हमें? वो मिलती है भोजन से, ठीक है ना। तो भोजन हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया घुसता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में हमारे कोई बैक्टीरिया घुसा, तो उससे लड़ने के लिए शरीर अपनी सेना तैयार करता है, ठीक है ना। अपनी एक क्षमता उसके अंदर होती है, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो उससे लड़ने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो हमको भोजन प्रदान करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है ना, और आप रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार कर पाओ, ठीक है। अगला काम है भोजन का, भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो क्या आप सोचते हो कि जब हम सो रहे होते हैं, जब हम विश्राम कर रहे होते हैं, तब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। उस समय भी आपने देखा होगा, जो आपका हार्ट है, ठीक है ना, आपका दिल है, वो उस समय भी काम कर रहा होता है, ठीक है ना। आपके फेफड़े वो सांस ले रहे होते हैं, तो ये सब काम में हैं। ऐसे ही पेट में आपके पाचन की क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये सारे काम होते रहते हैं, इसलिए इन अंगों को सुचारू बनाए रखने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे आप विश्राम की मुद्रा में हो, चाहे आप काम कर रहे हों। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर आपकी किताब में एक गतिविधि भी दे रखी है। इस गतिविधि के अंदर एक कहानी आपके साथ साझा की गई है, जिसमें कि 2 लड़कियों की कहानी बताई है, अनुराधा और सोनाली, जिसके साथ माता पिता, छोटे भाई और कुत्ते के साथ वो लोग रह रहे हैं। अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है, और दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होने के कारण उनका जो छोटा भाई है, जो उनके साथ रह रहा था, वो भी उनको छोड़ के चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोनाली और अनुराधा है, वो दोनों डिप्रेशन में आ जाती हैं, ठीक है ना। किस में आ जाती हैं? डिप्रेशन में, ठीक है ना, जिसको अवसाद बोलते हैं आप, ठीक है ना। दिमागी एक बीमारी होती है, एक रोग होती है, ठीक है ना, जिसको कि अवसाद बोला जाता है या डिप्रेशन बोला जाता है। उसकी वजह से वो लोग खाना पीना भी पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, उनके शरीर का विकास रुक जाता है, वो कमज़ोर होने लगती हैं, और उन्हें वो भारी दुनिया से भी संप्रेषण उनका बंद हो जाता है। और इसी प्रकार से आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गंभीर कुपोषण के कारण अनुराधा की मृत्यु हो गई। सोनाली जीवित तो रही, लेकिन
उसका अवसाद और कुपोषण के लिए डॉक्टरों, नर्सों और समाज सेवकों ने लंबे समय तक उसका उपचार किया। उसे सही ढंग से भोजन करने की प्रक्रिया को पुनः सीखना पड़ा। तो कितना आवश्यक है भोजन आपके शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए, ये आप इस उदाहरण से, इस गतिविधि से समझ सकते हो। अगला जो कार्य है भोजन का, वो है भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है, ये आप आराम से आपको याद हो जाएगा कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए या भूख को शांत करने के लिए या तृप्त करने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है ना। भोजन हमें न केवल हमारी शारीरिक तृप्ति देता है बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करता है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। फिर अगला आता है सामाजिक समारोह। तो आप कहीं शादी में जाते हैं, आप किसी नामकरण में जाते हैं, ठीक है ना, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आप जो भोजन होता है वो हमेशा से ही सामाजिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु रहता है। तो भोजन हमें आराम प्रदान करता है और साथ में खुशनुमा माहौल भी उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो लोग सामाजिक अवसरों या समारोह में भोजन की योजना बनाने और भोजन पकाने में विशेष ध्यान रखते हैं। इस प्रकार भोजन जो एक कम्युनिटी की भावना होती है, सामुदायिकता की भावना होती है, उसके महत्व को भी बढ़ाता है। और सबसे आखिरी काम है मनोवैज्ञानिक कार्य। तो सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त भोजन की हमारी भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी संतुष्टि करता है। तो इन आवश्यकताओं में सुरक्षा, प्यार और अपनेपन की भावना भी शामिल है। तो जाना पहचाना जो भोजन आप करते हो उससे आपको सुरक्षा की अनुभूति होती है, ठीक है ना। आप जो मैंने आपसे बात की थी कि आप अगर कहीं बाहर चले जाते हो तो आपको अपने घर के खाने की याद आती है, घर के भोजन की याद आती है। क्यों? क्योंकि घर का जो खाना है वो आपकी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि कराता है, ठीक है ना, आपको सुरक्षा की अनुभूति कराता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भोजन के ये विभिन्न कार्य थे जो हमने एक एक करके पढ़े। अब हम बात करेंगे कि पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पोषण तथा पोषक तत्वों की बात अगर हम करें तो हम इसके अंदर जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो पोषण क्या होता है? पोषण उस विज्ञान के रूप में आप पोषण को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये विज्ञान है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो गृह विज्ञान है वो कला और विज्ञान, ठीक है, दोनों का समागम है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो पोषण एक विज्ञान है और उस विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में जो प्रवेश करती हैं, जो भोजन प्रवेश करता है और उसके बाद भोजन का क्या होता है, ठीक है ना। शरीर में प्रवेश करने और उसके बाद भोजन का क्या होता है, ये बात हमें पता चलती है पोषण के विज्ञान से या पोषण से, ठीक है। तो पोषण तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं, जो यहाँ तो बात की हमने, सबसे दो टॉपिक हैं, पोषण और पोषक तत्व। तो पोषण के बारे में हमने बात कर ली। पोषण वो साइंस है जिसमें कि पता चलता है हमको कि भोजन हमारे शरीर में गया और शरीर में जाने के बाद उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है ना। पोषण होता है, डाइजेशन इसको बोलते हैं। तो खाना हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है और जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन होती है, ठीक है। तो पोषण, जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वो अदृश्य घटक हैं जो दिखाई नहीं देते, ऐसे घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोषक तत्व वो अदृश्य घटक होते हैं जिनकी की आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। हमारे भोजन में उपस्थित जो सामान्य पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है प्रोटीन, फिर होता है वसा या फैट्स, फिर होता है विटामिन या विटामिन्स, खनिज यानी कि मिनरल्स, रेशे यानी कि फाइबर और वाटर यानी कि पानी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं ये हम एक एक करके इनको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे आपको पता है कार, ये आप कार देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, तो कार को चलने के लिए क्या आवश्यक है? कार, आपको पता है कार गति करती है। कार को चलाने के लिए हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल यानी कि ईंधन, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पे एक छेद होता है, ठीक है ना, टैंकी, पेट्रोल की टैंकी होती है या डीजल की, तो वहाँ पर आप उसके अंदर फ्यूल डालते हैं, भरवाते हैं फ्यूल, ठीक है ना। तो वो जो फ्यूल आप भरवाते हैं, ईंधन भरवाते हैं, उसकी सहायता से आपकी जो कार है वो चलती है। तो उसी प्रकार से जो भोजन है
जो शरीर है हमारा, वो जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार के लिए ईंधन, ठीक है ना। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को करीब करीब 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है, इतनी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 प्रकार का हमारे को मिलता है, एक तो होता है भोज्य शर्करा और दूसरा स्टार्च, ठीक है ना। तो भोज्य शर्करा क्या है? भोज्य शर्करा यानी कि शर्करा यानी कि शुगर, इसको इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुगर क्या होता है? शुगर को साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। फल, शहद तथा चीनी, ठीक है ना, जो मीठी चीज़ें आप होती हैं उनके अंदर ये आपको मिलता है। और स्टार्च को बोलते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो स्टार्च जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है और शर्करा साधारण कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो होता है वो पौधों से प्राप्त होता है, तो पौधे स्टार्च के रूप में ऊर्जा को एकत्र करते हैं। और जब हम स्टार्च युक्त पौधों का सेवन करते हैं, ऐसे उत्पादों का सेवन करते हैं जो पौधों से बनते हैं, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस स्टार्च को ग्लूकोज में विखंडित कर देता है। और वो जो ग्लूकोज है वो खून में मिल जाता है, खून के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उससे हमको ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो 2 प्रकार की हमारे पास हमारे को कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं, एक होती है शुगर वाली और दूसरी होती है स्टार्च वाली, ठीक है। तो एक जवान आदमी को, एक वयस्क व्यक्ति को दिन में लगभग 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के काम क्या होते हैं और उसके स्रोत क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के पहला काम है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और तृप्ति की अनुभूति कराता है, ठीक है ना। दूसरा है भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है। तीसरा है प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए छोड़ देता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन का जो अपना काम है, जो अभी हम पढ़ेंगे प्रोटीन का क्या काम होता है, अगर प्रोटीन वो काम ना करके कार्बोहाइड्रेट का काम करने लग जाए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें और सिर्फ प्रोटीन लें, तो प्रोटीन का भी काम, जो कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करने का, वो प्रोटीन करने लगेगा, ठीक है ना। और प्रोटीन के जो मेन काम है वो छूट जाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन को ये फ्री कर देता है कार्बोहाइड्रेट की वो अपने काम करे, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। और सबसे जो एक मज़ेदार चीज़ है कि ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोजन होते हैं वो अधिकतर स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है ना। आप खुद सोच सकते हो, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंदी, अरबी, इन सब से हमको स्टार्च मिलता है और स्टार्च से हमको जटिल वाला कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना। और शर्करा यानी कि शुगर, जो कि कॉमन वाला है, जनरल वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमको मिलता है शर्करा से। तो शर्करा के स्रोत कौन कौन से हैं? चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जैम, मुरब्बा, ये सारे के सारे शुगर के सोर्सेस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमको इन 2 स्रोत से मिलता है, एक चाहे स्टार्च के रूप में जो कि पौधों से मिलता है, जैसे अनाजों से मिलता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ऐसी सब्जियां जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, इन सबसे मिलता है। और शुगर के रूप में तो आपको पता ही है, चीनी, शहद, गुड़, ठीक है ना, इन सबसे मिलता है। अगली बात आती है, अगला जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन को उसका काम करना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट को उसका अपना काम करना चाहिए। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारी जो पेशियां होती हैं, हमारे जो अंग हैं, यहाँ तक कि हमारा जो खून है, ये सब अधिकतर प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन अगर नहीं है, अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी हो रही है, तो हमारे इन अंगों का, खून का, इन सब चीज़ों का जो पुनर्निर्माण या फिर निर्माण नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, ठीक है, महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो हमारे जो प्रोटीन है उसके जो सोर्सेज हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है पशु प्रोटीन और एक होता है पौध प्रोटीन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जो पशुओं से प्राप्त हो रहा है वो है पशु प्रोटीन और जो पौधों से मिल रहा है वो है पौध प्रोटीन, ठीक है ना। तो 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है और प्रति किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं 70 किलो का एक आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो 70 किलो के व्यक्ति को 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर 50 किलो का आदमी है तो 50 ग्राम प्रोटीन उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी हैं। इन चीज़ों ये चीज़ें आपके में बहुविकल्पीय के रूप में आ सकती हैं, पूछ सकता है 1 नंबर के सवाल में, ठीक है ना, कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है।
या फिर 50 किलो के आदमी के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप देख के चलिएगा। ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इसके एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं इस टाइप के। फिर अब हम जान लेते हैं कि प्रोटीन के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं और उसके स्रोत क्या हैं। तो प्रोटीन के कार्य सबसे पहला है, शरीर में नए ऊतकों के निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। हमने बात की शरीर के अंग जो होते हैं उनके निर्माण में, उनके पुनर्निर्माण में ये आवश्यक है। फिर जो पुराने और क्षतिग्रस्त ऊतकों के निर्माण में सहायक है, जिसको पुनर्निर्माण बोलते हैं। घावों को भरने में सहायक होता है और खून एंजाइमों तथा हार्मोन के निर्माण में भी ये सहायक होता है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, मैंने बात की थी, ये पशुओं से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। तो पशुओं में इसके स्रोत हैं मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकता है जो कि पशुओं से मिल रहा है। और पौधों में सभी दालें, गेहूँ, मटर, सोयाबीन, दाने, ये सब चीज़ें, विशेष रूप से मूंगफली। तो इन दोनों स्रोत से आपको प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। आप अभी भी आप देखते होंगे बहुत से लोग जो जिम जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो वो प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, चाहे वो पशुओं वाले हों, ठीक है ना, या तो वो ऐसे वाले भी हो सकते हैं, या फिर आजकल वीगन वाले भी आ रहे हैं। ठीक है ना, जो कि वेजिटेबल से प्रोटीन निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन पाउडर आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, मसल बिल्डिंग में काम आते हैं, नए ऊतकों के निर्माण के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटीन की कहानी। अब आगे बढ़ें तो अगली चीज़ जो आती है वो आती है वसा। ठीक है ना, इसको फैट्स बोलते हैं। तो 1 ग्राम वसा जो होती है वो आपको 9 किलो कैलोरी प्रदान करती है। पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा को हम पशु वसा कहते हैं और पौधों से प्राप्त होने वाली को पौध वसा बोलते हैं। ठीक है ना, हालांकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको केवल 4 किलो कैलोरी मिल रहे थे, बल्कि यहाँ इससे हमको 9 किलो कैलोरी मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है। अत्यधिक वसा वाले भोजन का सेवन करने से आपको मोटापे की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक घाटा ये है कि आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि कम फैट का हमको खाना खाना चाहिए। एक जवान आदमी को, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो आप जो चॉकलेट, बिस्कुट, पकौड़े, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें खाते हैं, इसमें भी वसा आपको मिलती है। अब वसा के काम क्या हैं और वसा के स्रोत क्या हैं? तो जो काम है वसा के, सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करने का। ठीक है, तो ऊर्जा जो है, वसा जो होता है ऊर्जा का सांद्रित स्रोत है। सांद्रित मतलब कम वसा में भी ज़्यादा ऊर्जा आपको मिल जाती है। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी कि 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी होते हैं, बल्कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में केवल 4 किलो कैलोरी होते हैं। तो इसका मतलब 1 ग्राम से ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिल रही है, मतलब सांद्रित स्रोत है इसलिए। फिर ये हमारे शरीर को गर्म रखती है। ठीक है ना, ये भी एक इसका फ़ायदा है। ये वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे ए, डी, ई और के उपयोग में सहायक होती है। ऐसे बहुत सारे जो विटामिन हैं जो कि केवल वसा में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो उनके उपयोग के लिए वसा की आवश्यकता हमको पड़ती है। ये हमारे शरीर के नाजुक अंगों जैसे हृदय, लीवर और शरीर के कंकाल तथा मांसपेशियों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि ये भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से भोजन स्वादिष्ट बनता है, वैसे ही वसा से भी भोजन स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, और लास्ट में आती है बात स्रोत की। तो मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, वनस्पति घी, तला हुआ भोजन, चॉकलेट, ये सारे के सारे वसा यानी कि फैट के स्रोत हैं। ठीक है, और लास्ट आता है बात मिनरल की, खनिज की। तो सभी शारीरिक ऊतकों और तरल में खनिज उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो खनिज होते हैं, ठीक है ना, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे जो ऐसे खनिज जो हैं वो हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ लौह हो गया, लोहा जिसको बोलते हैं, या फिर आयोडीन हो गया। ठीक है ना, ये सब जो खनिज हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये जो कैल्शियम और पोटेशियम है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसको मैक्रो खनिज भी बोलते हैं। ठीक है ना, मैक्रो बोलते हैं या उनको प्रमुख खनिज बोलते हैं। और लौह
या आयोडीन वो कम मात्रा में होते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सूक्ष्म खनिज, ठीक है ना, जो कि कम मात्रा में आपके शरीर में उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि खनिजों के जो अभी जब हम बात करेंगे तो दूध और हरी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें कि खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो शरीर को खनिज के जो काम होते हैं, सबसे पहला काम है शरीर को विकसित करना, शरीर को की ग्रोथ करना, ठीक है ना, हड्डियों को शक्ति प्रदान करना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, ये भी इसका एक काम है। मांसपेशियों का संकुंचन, ठीक है ना, उनको मतलब हरकत देना उनको, ठीक है ना, उनके अंदर उनके अंदर मतलब कहना चाहिए चलने के काबिल उनको बनाना, वो भी काम खनिजों का ही है। तंत्रिकाओं की कार्य प्रणालियों को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना, ये सब काम हैं खनिजों के, ठीक है ना। जो रक्त, अगर आपका कभी चोट लगती है तो खून बहने लगता है, तो खून का बहना, जिसको बहना रुकता है, कब रुकता है? जबकि वहाँ पे थक्का लग जाता है, ठीक है ना। खून का थक्का जमने के बाद ही खून का बहना बंद होता है। जो खून का थक्का लगता है या खून जम जाता है, वो भी किसी एक खनिज के ही कारण संभव हो पाता है, ठीक है। और स्रोत कौन कौन से हैं इसके? दूध और हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं खनिजों के, ठीक है ना। खनिजों के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है। और आप लोगों से एक अनुरोध ये रहेगा लास्ट में कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।